So the topic is mitochondria, and as you know that this mitochondria is a very important cell organelle of the eukaryotic cell, and it is responsible for various functions, right? It performs various physiological functions in the eukaryotic cell, right? So first of all, we'll talk about the historical background, how this mitochondria or this structure has been discovered, right? So mitochondria, they were first observed by the Kolliker as a granular bodies in a striated muscles of insects, right? And after that, in the year 1882, Fleming reported that they were thread-like and named them as phyla. ठीक है, जो फ्लैमिंग था उसने बोला कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और उसको उन्होंने नाम दे दिया फाइला, FILA, राइट। उसके बाद क्या था कि जो अल्टमान नाम का साइंटिस्ट था उसने इनको नाम दिया बायोप्लास्ट, राइट। और फिर फाइनली जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि आज हम यूज़ करते हैं उसको कॉइन किया सी बैंडा ने इन 1898 में, राइट। तो ये कुछ थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वाली चीज़ें थी, राइट। अब इसके बाद क्या था कि जो फर्स्ट सक्सेसफुल स्टेनिंग थी माइटोकॉन्ड्रिया की, सबसे पहली दफ़ा किसने इसको स्टेन करके देखा था, वो देखा था माइकलिज्म ने। किसने देखा था? माइकलिज्म ने, बाय विद द हेल्प ऑफ जैनस ग्रीन नाम का एक स्टेन था, उससे इसने स्टेन किया और इनको अच्छे से देखा, राइट। तो ये था, दिस इज़ ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम इंट्रोडक्शन, ये होते कैसे हैं, राइट। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, दे आर द स्मॉल rod shaped bodies, right? And this is a semi autonomous organelle because this organelle is having their own genetic material in the form of DNA, right? And also this mitochondria has protein machinery, राइट, लाइक राइबोसोम 70s राइबोसोम्स होते हैं। तो इसलिए हम इस ऑर्गेनली को सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनली मानते हैं, और ये साइटोप्लाज्म में होता है और एरोबिक रेस्पिरेशन से एसोसिएट होता है, राइट। नाउ यही जो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, दे आर द मेन साइट्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, लाइक एनर्जी प्रोडक्शन जो हो रही है, ATP के प्रोडक्शन जो हो रही है, वो इसी ऑर्गेनली के अंदर हो रही है। एंड दैट इज़ प्राइमरली कंसर्न विद द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक ग्लूकोज वगैरह की ऑक्सीडेशन होगी, और फिर उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको एक केमिकल एनर्जी में स्टोर कर दिया जाएगा, ठीक है। उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, और फिर उस केमिकल एनर्जी को स्टोर किया जाएगा एज अ हाई एनर्जी ATP मॉलिक्यूल। आपको पता है ATP कैसे बनता है? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ये सारे प्रोसेसेस होते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, और वहाँ से फिर ATP बनता है, राइट। ATP NADPH और भी जो रिड्यूसिंग पावर्स होती हैं, और उन पावर से हमारे सेल को एनर्जी मिलती है, राइट। तो वो सारा काम जो है वो कहाँ पर हो रहा है? वो हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट। तो इसीलिए फॉर दिस रीज़न द माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। जो सेल को पावर प्रोवाइड कर रहा है, राइट। पावर हाउस है जहाँ से पावर रिलीज निकल रही है, और वो फिर पावर पूरे सेल को मिल रही है इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेरियस फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल फंक्शंस, राइट। अब ये जो टर्म माइटोकॉन्ड्रिया थी, दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड इमीडिएटली आफ्टर इस डिस्कवरी। तो बहुत सारी टर्म्स दी गई, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बायोप्लास्ट बोला, फाइला बोला, राइट। तो इस तरीके से सबसे पहले इसको और भी नाम्स दिए गए, लाइक प्लास्टोसोम्स, प्लाज्मोसोम्स, कॉन्ड्रियोसोम्स, ठीक है, फिशिनोफिलिक ग्रेन्यूल्स, ठीक है, पैराबेसल बॉडीज। तो दीज आर द सम नेम्स जो आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। अब अक्रेंस कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि यूकेरियोटिक सेल में होगा, प्रोकैरियोटिक सेल में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में सेल बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, राइट। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मास हो गए, वहाँ पर ये एब्सेंट होंगे। अब क्या देखा गया है, कुछ एनारोबिक प्रोटोजोन्स हैं, वहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं, और हमारा जो रेड ब्लड सेल है, RBC, रेड ब्लड कॉर्पस सेल है, उसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है जब वो मैच्योर हो जाता है, राइट। अब
ये ऑफनली पाए जाते हैं एज अ एग्रीगेट इन मोर एक्टिव रीजन्स ऑफ द सेल्स। जो रीजन्स बहुत एक्टिव हैं, राइट, उन एक्टिव सेल्स को क्या चाहिए होते, एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती, तो इसलिए वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियाज का नंबर भी ज़्यादा होता है, राइट। और माइटोकॉन्ड्रियाज भी डिवाइड करते हैं बाइनरी फिशन के थ्रू, ठीक है, जैसे क्लोरोप्लास्ट डिवाइड करता है। तो वहाँ पर ये क्विकली डिलीवर कर सकते हैं एटीपी फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। जैसे कि हमारे डिवाइडिंग सेल्स जो हैं वो अनियन टिप के अनियन रूट टिप, वहाँ पे सेल्स बहुत ज़्यादा डिवाइड कर रहे होते हैं। तो एक बात आपने याद रखनी है, जितने भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं प्लांट्स के केस में, वहाँ पर उन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होता है, क्योंकि एनर्जी चाहिए, सेल डिवीजन के लिए एनर्जी चाहिए, राइट। अब है शेप एंड साइज़। तो इसकी शेप साइज़ नंबर मैंने पहले ही बताया वेरी करता है, ऑर्गेनिजम्स टू ऑर्गेनिज्म, सेल टाइप या फिर उसकी एज। यूजुअली माइटोकॉन्ड्रिया वेरी करता है, उसका साइज़ वेरी करता है 0.2 से 1 माइक्रोन इन डायमीटर एंड 2 to 8 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है, राइट। और रिसेंट स्टडीज़ ने शो किया है कि जो हमारे ईस्ट का माइटोकॉन्ड्रिया है वो कंसिडरेबली लार्ज और थोड़ा ब्रांच्ड है, राइट। अब एक और देखा गया, जो राना पाइपन्स होता है, एक फ्रॉग है ना, तो इसके ऊ साइड में आपको पता है, इसका ऊ साइड जो है वो किस में चला जाता है, वो रेस्टिंग में भी रहता है बहुत समय के लिए। तो वहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया लार्ज साइज़ के होते हैं, लाइक 20 to 40 माइक्रोन तक, राइट। अब क्या देखा गया, जो क्लेमाइडोमोनास है उसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, और अम, और अगर हम अमीबा की बात करें वहाँ पर थाउजेंड्स तक हो सकते हैं, ठीक है। तो नंबर भी वेरी कर रहा है, साइज़ भी वेरी कर रहा है। पहले मैंने आपको साइज़ के बारे में बताया, उसके बाद मैंने आपको नंबर के बारे में बताया। अगर आपसे कोई पूछे लार्जर साइज़ का माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पर पाया जाता है, एक तो यीस्ट के केस में और दूसरा राना पाइपन्स के ऊ साइड में। अब नंबर मैंने बताया क्लेमाइडोमोनास में एक, और सेवरल थाउजेंड्स इन केस ऑफ गायंट अमीबा, राइट, गायंट अमीबा में। अब दे आर यूजली सॉसेज शेप होते हैं, सॉसेज जिसमें हम वो जो चाय के नीचे जो हमारा वो होती है जिससे हम चाय पीते हैं ना, वो छोटा सा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, सॉसेज शेप हो सकता है, ग्रैनुलर हो सकता है, सफेरिकल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है, ब्रांच्ड हो सकता है। ब्रांच्ड की एग्जांपल क्या है, ईस्ट, राइट। अब ग्रीन प्लांट जो होते हैं उनमें कुछ कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं देन एनिमल सेल्स, और ग्रीन प्लांट्स जो ग्रीन सेल्स होते हैं प्लांट्स के, उनमें कम माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉन ग्रीन प्लांट सेल्स, ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्लोरोप्लास्ट भी है वहाँ पर, और वहाँ पर भी जब लाइट रिएक्शन होती हैं तो वहाँ पर भी ये एटीपी NADPH बनते हैं ना, राइट। तो इसलिए वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया थोड़े कम होते हैं ग्रीन लीव्स में या ग्रीन प्लांट्स में एज़ कम्पेयर टू नॉन ग्रीन प्लांट्स या नॉन ग्रीन लीव्स या फिर एनिमल्स, राइट। Now we will talk about the structure of mitochondria, like ultra structure of mitochondria. जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करी हमने माइटोकॉन्ड्रिया के, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट इसके अंदर स्ट्रक्चर्स मिले, पूरा अल्ट्रा स्ट्रक्चर को हमने देखा, राइट। तो क्या क्या था वो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो दिस माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनली, राइट। इसमें दो मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन, राइट। और आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होती है, राइट। हाँ, पेरीप्लाज्मिक स्पेस जिसको हम बोलते हैं। अब क्या होता है कि जो हमारी आउटर मेम्ब्रेन है वो कंटिन्यूस होती है, स्मूथ होती है, कंप्लीटली कवर करती है माइटोकॉन्ड्रिया को। लेकिन इफ़ वी टॉक अबाउट द इनर मेम्ब्रेन जो है वो कंटिन्यूस नहीं होती, वो अंदर फोल्ड हो जाती है, और फोल्ड होके वो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर वेरियस प्रोसेसेस, राइट। उसके बाद अंदर मैट्रिक्स रहता है, इनर मेम्ब्रेन में पूरा मैट्रिक्स रहेगा, ठीक है। उसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होंगे। उसके बाद वहाँ पर राइबोसोम्स होंगे। राइबोसोम्स कौन से वाले होंगे, यहाँ पर राइबोसोम्स होंगे 70S राइबोसोम, राइट। और सर्कुलर DNA यहाँ पर प्रेजेंट होगा, राइट, ओके। हम वो जो डायग्राम में मैंने आपको बताई चीज़ें उसकी अब डिटेल्स देख लेते हैं। हर एक माइटोकॉन्ड्रिया मैंने आपको बताया दो मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, और उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो
सिमिलर है टू दैट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड बायलेयर और उसमें प्रोटीन सबमिटेड है, राइट। आउटर मेम्ब्रेन थोड़ी थिक है, 60 to 70 एंगस्ट्रॉम की है और स्मूथ कवरिंग बना रही है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है वो 50 to 70 एंगस्ट्रॉम थिक है, एंड दैट इनर मेम्ब्रेन इनवेजिनेट्स इनटू अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस विच वी कॉल एज क्रिस्टे, ठीक है, और वो अम्बेडेड है किसमें, मैट्रिक्स में। अब दो मेम्ब्रेन जो हैं उनके बीच में स्पेस है, और उस स्पेस को क्या बोल रहे हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है, पेरीप्लाज्मिक स्पेस, राइट। अब जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है वो क्या है, वो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स जो है इट इज़ फिल्ड विद द फ्लूइड, रिलेटिवली डेंस फ्लूइड मटेरियल है, जिसमें कोई स्ट्रक्चर्स नहीं देखे गए थे जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा था उसको। अब माइटोकॉन्ड्रिया की कॉम्पोजिशन को बात करें, अगर हम उसके ड्राई वेट की बात करें, मीन्स हमने उसमें से वाटर को एक्सक्लूड कर दिया, जब हमने वाटर को एक्सक्लूड करें वी विल फाइंड दैट 65 to 70% जो है उसमें प्रोटीन्स हैं, 25 से 30% उसमें लिपिड्स हैं, 0.5% उसमें RNA है, और कुछ अमाउंट ऑफ DNA उसमें प्रेजेंट है। मैट्रिक्स में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट है, क्या क्या, 65 to 70 प्रोटीन्स, 25 to 30 लिपिड्स, 0.5% RNA और स्मॉल अमाउंट ऑफ DNA, राइट। अब राइबोसोम्स वहाँ पर मिलते हैं, और मैंने आपको राइबोसोम्स बताया, दे रहा है 70S राइबोसोम्स। 80S राइबोसोम होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में, लेकिन 70S राइबोसोम्स हमारे होते हैं एक तो प्रोकैरियोटिक सेल में, और हमारे यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में। ये बात आपने याद रखनी है, राइट। अब ये फ्री फ्लोट होते हैं मैट्रिक्स में, फ्रीली वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हमने इसके जो मेम्ब्रेन है उसका भी स्ट्रक्चर को देखा, और मैंने आपको बताया कि वो स्ट्रक्चर हूबहू प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह ही है, लिपिड बायलेयर है, और उसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं या फिर अटैच हैं, राइट। और जो मेम्ब्रेन्स हैं माइटोकॉन्ड्रिया की वो सेलेक्टिवली परमिएबल है, जैसे कि उससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह। और ये देखा गया है आउटर मेम्ब्रेन इज़ हाईली परमिएबल एज कम्पेयर टू द इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन परमिएबल कम है, लेकिन आउटर मेम्ब्रेन परमिएबल ज़्यादा है। किस किस के लिए, सुक्रोज के लिए, एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स के लिए, कोएंजाइम ए के लिए, या फिर अदर केटाइंस और एनाइंस के लिए, राइट। अब यहाँ पर आउटर मेम्ब्रेन का भी इन्होंने थोड़ा सा डिटेल्स बताई हुई है, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ से सीधे आगे चलते हैं, इनर मेम्ब्रेन की बात करते हैं, बिकॉज ये इम्पॉर्टेंट है। अब इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का, वो अगेन लाइपोप्रोटीनिक नेचर का है, जिसमें ज़्यादा प्रोटीन्स हैं, 80% प्रोटीन्स हैं, और वो 80% प्रोटीन्स क्या एक्ट करते हैं, कैरियर्स या फिर परमिएसिस। उन कैरियर्स के थ्रू बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है, ट्रांसपोर्ट होता है, राइट। अब मैंने आपको पहले बताया ये थोड़ी सी ज़्यादा सेलेक्टिवली परमिएबल है एज़ कम्पेयर टू द आउटर मेम्ब्रेन, और ये सिर्फ परमिएबल है छोटे अनचार्ज्ड मॉलिक्यूल से, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन एक गैस है, इजीली मूव कर जाएगी, अनडिसोशिएटेड वाटर, बट इम्परमिएबल टू NADPH एंड ग्लूकोज। आपको पता है ग्लूकोज एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, वो नहीं एंटर कर सकता, अगर उसको एंटर करना है तो वो कैरियर्स के थ्रू या परमिएसिस के थ्रू जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, मीन्स वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स विद द एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी दैट टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ कैरियर्स। वो सेलेक्टिवली ट्रांसपोर्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स को, खुलेंगे, ATP लगेगा वहाँ पर, वो खुल जाएंगे और मॉलिक्यूल अंदर चल जाएगा। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, NADPH, इनके लिए। लेकिन जो गैसेज होती हैं वो इजीली मूव कर जाती हैं, फिर अनचार्ज मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। अब जो इनर मेम्ब्रेन थी वो इन्वेजिनेट हुए, क्रिस्टे बनाए, और ये जो क्रिस्टे हैं ये वेरी करते हैं, सिंपल भी हो सकते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, कंप्लीट इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं, जिगजैग भी हो सकते हैं। ये सारे इसके फॉर्म्स आ गए, बट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, दीज क्रिस्टे इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, ये इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, ठीक है, फॉर मोर इंजाइमेटिक एक्टिविटीज टेक प्लेस टू टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, राइट। वो एक्टिविटी ज़्यादा हो, जितनी ज़्यादा इंजाइमेटिक एक्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, राइट। तो इसीलिए क्रिस्टे वहाँ पर होते हैं, राइट। अब
इनर मेम्ब्रेन ही साइट है ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है मीन्स इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कम्प्लेक्सेस से और लास्ट में एटीपी बनता है। वो सारी चीज़ें कहाँ पर है, इनर मेम्ब्रेन पे। और उसके लिए जितने भी इंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, जितने भी कम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व हैं, वो सारे के सारे कहाँ होते हैं, वो सारे के सारे इनर मेम्ब्रेन पे ही लोकेटेड होते हैं। तो इनर मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आउटर मेम्ब्रेन सिंपली प्रोटेक्ट कर रहा है और थोड़ा सा परमिएबिलिटी है जिससे जिससे मॉलिक्यूल्स इनर मेम्ब्रेन तक आ जाएंगे। पर इनर मेम्ब्रेन से मैट्रिक्स में आने के लिए वहाँ पर बहुत सारे प्रोटीन्स कैरियर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। और इनर मेम्ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है माइटोकॉन्ड्रिया का, राइट। अब है हमारे पास एलिमेंट्री और F1 पार्टिकल। जब और रिजॉल्विंग पावर से देखा गया, हाई रिजॉल्विंग पावर से देखा गया माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन को, तो वहाँ पर क्या देखा गया कि इनर सरफेस ऑफ अ क्रिस्टे appears to have knob like structure और projections। जो इनर सरफेस थी, अंदर वाली सरफेस थी किसकी, क्रिस्टे की, वहाँ पर कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, प्रोजेक्शन थी, उनको हमने बोला एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फिर रेस्पिरेटरी असेंबलीज। अब ये पार्टिकल थे कैसे, इसमें एक बेस था, स्टॉक थी और सफेरिकल हेड था। ये इस तरीके से ये दिख रहा है आप सभी को, ये यहाँ पर, ये आप देख रहे हो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर जो है यहाँ पर कुछ नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें बेस है, स्टॉक है और हेड है। सभी को दिख रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। और ये उसकी वो आ गई लाइक डायमेंशंस आ गई। 80 एंगस्ट्रॉन्ग का डायमीटर है स्फेरिकल नॉब का, और स्टॉक की लेंथ है 50 एंगस्ट्रॉन्ग, बेस की विड्थ है 80 एंगस्ट्रॉन्ग, और इस पूरे अपरेटस का जो लेंथ है वो है 160 एंगस्ट्रॉन्ग, राइट। तो अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखा गया कि कैलकुलेशन सजेस्ट की कि जो 650 पार्टिकल्स अक्कर करते हैं ईच स्क्वायर माइक्रोमीटर ऑफ मेम्ब्रेन सरफेस। मतलब कि आपने मेम्ब्रेन सरफेस में एक स्क्वायर माइक्रोमीटर में कितने आएंगे, 650 आएंगे। एक स्क्वायर माइक्रोमीटर का एरिया आपने लिया, उस इतने से एरिया में कितने पार्टिकल्स होंगे, 650 पार्टिकल्स होंगे। कौन से पार्टिकल्स, एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिसको हम F1 भी बोलते हैं। अब क्या बोला गया है कि इसका जो सफेरिकल हेड है उसको F1 कपलिंग फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि वो एक सॉल्युबल प्रोटीन होता है। क्या होता है, सॉल्युबल प्रोटीन होता है। जो सफेरिकल हेड है उसमें सॉल्युबल प्रोटीन होता है और उसको बोलते हैं F1 कपलिंग फैक्टर। और इसी को कंसिडर किया जाता है एज एन इंजाइम फॉर एटीपी सिंथेसिस। और एटीपी सिंथेसिस के लिए जो इंजाइम्स इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं एटीपीएस। क्या बोलते हैं, एटीपी से एटीपी सिंथेस। तो वो एटीपी सिंथेस इंजाइम ही क्या है, F1 पार्टिकल है। और F1 पार्टिकल क्या है, F1 कपलिंग फैक्टर F1 पार्टिकल है वो हेड, किसका हेड, उस नॉब का हेड, उस एलिमेंट्री पार्टिकल का हेड। क्लियर। अब क्या था, चांस एट ऑल ने 1963 में एक ऑक्सीजोम टर्म यूज़ की फॉर स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ क्रिस्टे, ठीक है। और इसी को ही बेसिक मैक्रोमोलिक्यूल बोला गया। इट इज़ अ बेसिक मैक्रोमोलिक्यूल्स असेंबली ऑफ एंजाइम्स which are responsible for the complete transfer of electrons from substrate to molecular oxygen and generation of ATP। सुनो, अब क्या होता है, सबस्ट्रेट यहाँ पर क्या है, सबस्ट्रेट है ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज फिर पायरुवेट, आपने क्रेब्स साइकिल ग्लाइकोलिसिस पढ़ा हुआ है। उसके बाद ETC चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, और वहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बनती है इलेक्ट्रॉन लेकर, वाटर रिलीज होता है, और वहाँ पर ATP बनती है। क्या बनती है, ATP बनती है। अगर आपने फिजियोलॉजी थोड़ी सी पढ़ी होगी सेमेस्टर 4th में, वहाँ पर आपने पूरा देखा होगा। तो वही जो चीज़ें बनी वो कहाँ से बनी, वो इस F1 ये जो पार्टिकल है, ये जो जिसको उन्होंने ऑक्सीसोम्स का नाम दिया चांस एट ऑल ने, वहाँ पर बनता है सारी चीज़ें, ठीक है। तो स्ट्रक्चर है, आप इसको बना सकते हो, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर है, एलिमेंट्री पार्टिकल बेस पीस है, इंट्रा क्रिस्टल स्पेस है, इंट्रा क्रिस्टल स्पेस हो गई उस क्रिस्टे के बीच की स्पेस, ठीक है। तो इसके बाद है कुछ फंक्शंस। तो ये फंक्शंस यहाँ पर लिखे हुए हैं मैंने, आप यहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहला फंक्शन ये है कि ऑक्सीडाइज करता है डाइकार्बोक्सिलिक और ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड को, और उससे ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स बनते हैं लाइक वाटर बनता है, CO2 बनते हैं और
एटीपी बनते हैं। जितने भी इंजाइम्स होते हैं क्रेब्स साइकिल्स में, दे आर लोकेटेड इन द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। और जितने भी इंटरमीडिएट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के, वो भी कहाँ लोकेटेड होते हैं, यहीं पर लोकेट होते हैं, इनर मेम्ब्रेन में ही, इन द बेस पीस ऑफ स्टॉक पार्टिकल्स। ठीक है, ठीक है। अब जो इंजाइम्स हैं वो हाइड्रोजन में होंगे, जो इंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के, मीन्स एटीपी बनाने के। ठीक है। अब फर्स्ट जो फंक्शन है वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। सेकंड फंक्शन, हाँ इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन भी करवाता है। बीटा ऑक्सीडेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है। डिग्रेडेशन जब होती है ना इनकी, तो वो होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, राइट। जो सिंथेसिस है लिपिड्स की वो साइटोसोल में होगी, लेकिन जब वो डिग्रेडेशन होगी और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी बनेगा, वो सारी कहाँ होती है, वो सारी लॉन्ग चेन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। पावर हाउस ऑफ द सेल है। उसके बाद C3 प्लांट जो होते हैं टेम्परेट रीजन के, वहाँ पर एक वेस्टफुल प्रोसेस भी करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन, जिसको हम C2 साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद ये कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन भी रेगुलेट करते हैं by storing या फिर releasing them. They also provide various intermediate molecules for the synthesis of important biomolecules, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें टूट रही हैं, है ना। जब चीज़ें टूट रही हैं तो उसके बहुत सारे इंटरमीडिएट्स बनेंगे, और वो इंटरमीडिएट्स कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस, फॉर द सिंथेसिस ऑफ वेरियस बायोमोलिक्यूल्स, राइट। इसके पास अपना डीएनए है, सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनेली है। ठीक है। जो योक न्यूक्लियस होता है इनकी कंट्रोल करता है वाइट एलोजन। ये योक न्यूक्लियस कहाँ होता है, जब ओ साइट होता है ना, ओ साइट में जो योक बनता है वहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रियल क्लाउड होता है विद गोल्गी बॉडीज़, वो बनता है योक न्यूक्लियस। वहाँ पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं और वो वाइटेलोजेनेसिस भी करता है। ठीक है। इसके बाद आपको पता है जो मिडल पीस होता है स्पर्म का, वहाँ पर भी स्पायरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, जो कि उसकी एक्टिवली लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं, राइट। इसके बाद ये थर्मियोजेनेसिस भी करता है, राइट। टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, राइट, हीट प्रोडक्शन होगी, राइट। तो दीज आर द सम फंक्शंस, स्ट्रक्चर्स हमने सारे इस वीडियो में पढ़े हैं, और मुझे आशा है कि आपको ये समझ आई होगी।